Good morning, student. Today we are going to learn further. Okay. The next point in the last lecture we have seen. I'm just recalling. Exemption में leave travel concession, gratuity, pension, encashment of leave salary, retrenchment of compensation और compensation received at the time of voluntary retirement. ये हम लोग ने देखा था. आज इसके आगे देखेंगे. ठीक है. आगे के पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है. सब कुछ इम्पोर्टेंट है चैप्टर में, कुछ भी छोड़ना नहीं है. प्रोविडेंट फंड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया है. ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है बहुत. एक बार देख लो और समझ लो. ठीक है. पॉइंट एक सेकेंड. तो क्या दिया पहला, काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड. देर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. पीएफ प्रोविडेंट फंड सबको पता होगा. ठीक है. 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है. सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ओके. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझेंगे. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925. तो प्रोविडेंट फंड जो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपलसरी, जो लॉ ने बनाया. कंपलसरी ये प्रोविडेंट फंड बनता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है. दिस फंड इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन करती है. अगर एग्जांपल में दूँ तो लोकल अथॉरिटी, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. तो ये लोग कंपलसरीली मेंटेन करते हैं क्या, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ठीक है. तो ये किसके हिसाब से मेंटेन करते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के हिसाब से मेंटेन करते हैं. सेकंड है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एग्जाम में बार बार पूछा है. ठीक है. तो रिकॉग्नाइज, इट इज ए प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो ये टाइप के प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है इन्होंने ओपन करना और मेंटेन करने के लिए इजाज़त दिया है. इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, इन्होंने अलाउ किया है, इन्होंने परमिट किया है. जो चाहिए वो बोल लेना. तो एज पर इनकम टैक्स ये प्रोविडेंट फंड सेटअप होता है और उसके हिसाब से क्या होता है, क्रिएट भी किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है. जैसे कि जैसा हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस वगैरह देखते हैं, जो बिजनेस में पीएफ वगैरह कटता है, या जो भी बिजनेस छोटा या बड़ा जब क्लियर पे पीएफ कटता है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है. उसके बाद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इसके बारे में देखते हैं. इट इज़ प्रोविडेंट फंड विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. वेरी सिंपल. ये इनकम टैक्स के कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मतलब प्राइवेट प्रोविडेंट फंड मान सकते हो. काइंड ऑफ प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जिसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये नया है. अभी आप लोग को खुद को मालूम रहेगा. प्रोविडेंट फंड वगैरह जो पीएफ वगैरह है खुद से भी हम लोग बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हैं, उसी को पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला है. ठीक है. तो क्या लिखा है देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड द पब्लिक प्रोविडेंट फॉर बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक टू मोबिलाइज पर्सनल सेविंग्स. तो हम लोग हमारे सेविंग में से प्रोविडेंट फंड जमा कर सकते हैं बैंक्स में, या ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलाउ किया है, परमिट किया है. Any member of the public, whether a salaried employee or self-employed person, can participate in the fund by opening a provident fund account at the State Bank of India or its subsidiaries or other nationalized banks. तो लोग ने खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मेंशन किया है. तो आपको याद क्या रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट जनरल पब्लिक के लिए अलाउ किया है, जिसमें जनरल पब्लिक अपने सेविंग्स में से पैसा जमा कर सकते हैं
उसको वो सैलरीड हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई भी ये टाइप का अकाउंट ओपन कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है ये फंड में। ठीक है, स्टेट बैंक या उसकी सब्सिडरीज या जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, सारे बैंक्स को अलाउ कर दिया गया है ये टाइप के प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के लिए। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के टैक्स ट्रीटमेंट क्या है ये देख लेते। टैक्सेशन पर्पस के लिए क्या किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग पहले समझ लेते। तो देखो पर्टिकुलर्स दोनों के लिए कॉमन है, इस तरफ के लिए भी, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दिया। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये चार टाइप के प्रोविडेंट फंड के नाम देखे थे। इसमें लिखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अभी तक जो जमा हुआ है अगर विड्रॉ करता है तो पहला पॉइंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, तो आपको याद दिला दूँ, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर भी नॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हैं। समझे, सपोज एम्प्लॉय 1000 रुपीज़ PF जमा करता है तो एम्प्लॉयर कंपनी भी अब उनके तरफ से 1000 रुपये जमा करेगा हमारे अकाउंट में, जो कि लास्ट में हमको ही मिलने वाला है। तो याद क्या रखना है, हमारा कंट्रीब्यूशन तो हमेशा टैक्सेबल है, लिखा नहीं है मैंने कहीं पे, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ऑलवेज टैक्सेबल। बट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है, चेंज होता है। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करूँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूँ तो एग्जेम्प्ट है कितना, सैलरी का 12%। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, DA प्लस कमीशन। ओके, अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता नहीं है, क्योंकि पब्लिक खुद अपना पैसा सेविंग में से जमा करते हैं, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का तो कुछ सवाल ही उठता नहीं। समझ में, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में 12% है। 12% से ज़्यादा है सैलरी का तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने डाला है उसका इंटरेस्ट अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी, लेकिन 9.5% तक ही, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अभी आप बोलोगे सर गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, ये अनरिकॉग्नाइज में क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता ही नहीं है, तो इसको टैक्सेबल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। समझ में आ रहा, तो उसको PF में हम लोग हिसाब में नहीं लेंगे, इसके लिए उसको एग्जेम्प्ट करके लिखा है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो किसके ऊपर वो लोग टैक्स लगाएंगे। समझ में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो इंटरेस्ट का तो सवाल नहीं उठता, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, ठीक है नहीं। उसके बाद जो जमा हुआ पैसा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एग्जेम्प्ट है। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो भी एग्जेम्प्ट है, अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्रोविडेंट फंड का विड्रॉ किया जाता है जब लास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और इसका इंटरेस्ट देयर ऑन contributed is taxable under the head salary. Employee's contribution is not taxable, but interest on the contribution is taxable under the head other sources. तो बोला अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ये प्राइवेट टाइप का है, तो एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दोनों भी टैक्सेबल है सैलरी में। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी इंडिविजुअल को बोला है आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हो बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, और जब विड्रॉ करोगे टर्म के बाद उसके ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया है बैंक्स के थ्रू। तो इधर पॉइंट है, salary here means basic salary. It includes dearness allowance if terms of employment so provided. It is also include commission where commission is determined at the fixed percentage of turnover achieved by an employee. तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला
बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन वही लिखा है, खाली क्या बोला डीए सैलरी का हिस्सा होना चाहिए, कमीशन एक फिक्स परसेंटेज होता है टर्नओवर का, ठीक है, एम्प्लॉय अचीव करना चाहिए तब जाके मिलेगा, समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. ओके, हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस सबको मैंने इसके पहले भी एक बार बताया, स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट इट. ठीक है, क्या होता है एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे. ओके, हाउस रेंट अलाउंस इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय to meet actual expenditure on rent in respect of residential accommodation occupied by employee is exempt as per prescribed limit. प्रिस्क्राइब लिमिट के बारे में हमको ज़्यादा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर लेवल्स ऑफ एग्जाम. ओके, बट हाउस होल्ड जो एक्सपेंस होता है वैसा एक हाउस रेंट अलाउंस भी है. घर का खर्चा जैसा होता है वैसा भाड़ा भी हमको घर का देना पड़ता है अगर हम लोग एक्चुअली रेंट में रहते हैं. लेकिन एम्प्लॉयर हमको, कंपनी एम्प्लॉय को देता है, ये देख के नहीं देता है कि वो खुद के घर पे रहता है कि भाड़े के घर पे रहता है. वो बस हर एम्प्लॉय को जैसा देता है वो दे देता है. लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि अगर हाउस रेंट अलाउंस कंपनी से मिला है एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय के इनकम में उसको टैक्सेबल किया जाएगा. ठीक है, लेकिन डिडक्शन भी मिलेगा. खुद के घर पे रहता है तो जितना भी मिला हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है. लेकिन अगर भाड़े के घर पे रहता है तो जितना उसने हाउस रेंट पे किया एक्चुअली उतना एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस का. ठीक है, अगर उसने जितना मिला उससे ज़्यादा पे किया है तो जितना मिला है कंपनी से पूरा एग्जाम्प्ट है, समझ में. लेकिन अगर कंपनी से मिला से एग्जाम्पल ले लेता हूँ. समझो HRA कंपनी से मिला 10,000 और वो रहता है खुद के घर में, पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल, समझ में, क्योंकि भाड़े के घर पे रहेगा तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. दूसरा बात, वो भाड़े के घर पे रहता है, एग्जाम्पल दूसरा, अगर वो रेंट पे करता है 8,000 तो 8,000 का ही क्या मिलेगा एग्जाम्पशन, 2,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, समझ में. तो पॉइंट आपको समझना क्या, HRA का एग्जाम्पशन कब मिलता है जब वो एक्चुअली भाड़े के घर पे रहता है. ठीक है, तो उतना एग्जाम्पशन मिलेगा जितना वो एक्चुअली रेंट पे करता है, समझ में. अगर समझो उसने रेंट दिया 12,000 तो माइनस करेंगे एग्जाम्पशन 10,000. आप बोलेंगे सर 12 क्यों नहीं माइनस कर रहे, मैंने आपको बोला ना जितना कंपनी से मिलता है अगर उससे ज़्यादा भी रेंट देता है तो हमको जितना मिला उतना पूरा एग्जाम लेना है. जो ज़्यादा दिया वो दिखा के माइनस में 2,000 नहीं बता सकते, इधर 12 बता के ऐसा करना अलाउड नहीं, इनकम टैक्स ने बोला है. तो इनकम टैक्स ने क्या बोला है, 12 अगर बढ़ेगा तो भी जितना कंपनी से मिला उतना इनकम है, उतने का ही आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं. एग्जाम्शन उतने का ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता है. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. ओके, विल मूव ऑन फर्दर. देखो क्या दिया, दिस एग्जाम्शन इज नॉट अवेलेबल इफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द SSC or if SSC has not incurred any expenditure by way of rent in respect of residential accommodation occupied by him. तो बोला कि ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगा अगर जो एम्प्लॉय है खुद के घर पे रहता है और उसको ये कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, समझ में आया. या फिर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा अगर वो रेंट के नाम पे कुछ खर्चा करता ही नहीं है. ठीक है, तो ये डिडक्शन, सॉरी ये एग्जाम्शन हाउस रेंट अलाउंस का मिलने वाला नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. ओके, दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज अलाउंस हर क्वेश्चन में मिलता है. तो दिया है स्पेशल अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 14. ओके, स्पेशल अलाउंस में एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू मीट expenses incurred wholly, necessarily and exclusively
in performance of duties of an office to the extent specifically incurred for, okay, for the purpose is exempt from tax. Thus exemption will be limited to allowance received or the actual expenses incurred, whichever is less. तो क्या बोला, कुछ भी अगर स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, ठीक है, मतलब कुछ भी अलाउंसेस कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है, अगर वो पूरा खर्चा करता है या जितना उसने काम किया उतना ही खर्चा करता है, ठीक है, ऑफिस के काम से जितना उसको काम था उतना ही खर्चा करता है, ठीक है, जो भी किया उसने खर्चा उतना एग्जाम्प्ट है। तो क्या बोला, एग्जाम्शन लिमिटेड है, जितना मिला उतना तक ही, समझ में, या फिर जितना उसने खर्च किया उतना। एग्जाम्पल, अलाउंस मिला है मान लो 30,000 और उसने खर्चा किया है, ठीक है, एग्जाम उसने खर्चा किया 25,000, तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा उसने नहीं खर्चा किया है, जो बच गया है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में, मान लो अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक सेकंड देगा, मान लो कि अलाउंस 30 है, एग्जाम्शन जितना खर्चा किया है उसने समझो 31,000 किया है, तो भी 30 लेंगे, जितना मिलता है उससे ज़्यादा लेना नहीं है, और नील बताएंगे, ना कि जैसा अभी मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस में बताया कितना नहीं लेना है, 31 लेके 1 माइनस में बताना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में, तो अगर 25 लिया तो 5 बच गया, जितना खर्चा किया उतना ही माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा खर्चा किया तो भी जितना मिला हमको कंपनी से उतना ही तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। गेटिंग, होप यू अंडरस्टूड। ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ वेलफेयर ऑफिस of a company is paid 400 every month for spending at the monthly social meeting, the same would be exempt if it is fully spent. If the amount is not fully spent, the amount not spent is taxable. तो क्या बोला, अगर वेलफेयर ऑफिस मतलब उधर जो एम्प्लॉय है उनका भलाई के लिए चाय नाश्ता देते हैं, ये तो आप बोलोगे सर ये तो रिफ्रेशमेंट है, ठीक है, उनका भलाई के लिए ही दे रहे हैं ना, तो मैं वो ले लेता हूँ, तो 400 हर महीने उनको दे रहे, अदर देन उनका सैलरी, मतलब सैलरी के साथ 400 एक्स्ट्रा दे रहे उनका भलाई के लिए, ठीक है, जैसे कि वो लोग ने मीटिंग अरेंज कराया या फिर जो भी इसमें एग्जांपल दिया, सोशल मीटिंग वो लोग करते थे, ठीक है, कंपनी के लिए, कंपनी के बारे में बात करते थे, डिस्कस करते थे, उसके लिए तो 400 हर महीने मिलता था, तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा अगर वो 400 पूरा खर्च करते थे। अगर 400 पूरा खर्च नहीं करते, जितना नहीं खर्च किया है उतना टैक्सेबल है। अभी जो हम लोग ने एग्जांपल देखा था 30,000 का, कुछ वैसे ही। Conveyance or traveling allowance will also be fall in the same category. कन्वेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी यही कैटेगरी में आते, ठीक है, इसलिए टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला लेस अमाउंट कितना स्पेंड किया, ये रूल याद रखना है, ये स्पेशल अलाउंस के लिए। टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस के लिए देखेंगे आगे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज अलाउंसेस सभी इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोले सर आप जो भी देख रहे हो सबको इम्पोर्टेंट ही बोल रहे हो, तो हाँ बच्चा, तो इम्पोर्टेंट हो तो इम्पोर्टेंट ही बोलूँगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आएगा। ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। क्वेश्चन में जब तक आपको एग्जाम नहीं बोला है, सारे अलाउंसेस सैलरी में टैक्सेबल है, ध्यान में, तो अलाउंस करके नाम दिखा तो टैक्सेबल है, जो अलाउंसेस के रूल बने हैं वो तो है, नहीं है तो टैक्सेबल ही मानना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
द फॉलोइंग टेबल शो टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस अलाउंसेस। तो क्या क्या अलाउंसेस है, कैसा है करके दिया है, तो एक नज़र डाल देते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बोला था, ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। ये सारे जो 6 अलाउंसेस है, टैक्सेबल अमाउंट इसका क्या है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंड, जो डिफरेंस आएगा वो टैक्सेबल है। उसके नीचे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस के ऊपर लिमिटेशंस है। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट। एक्ट के अंडर कितने अमाउंट उन लोग ने बोला है उतने ही क्या है माइनस होंगे, उतने ही अमाउंट रिसीव में से हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लास्ट लेक्चर्स मतलब जब हमने शुरू किया था तब इसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। जो भी मेजर सिटीज़ में जैसे कि KDMC, कल्याण डोंबिवली वो वाला नहीं, KDMC, ठीक है। तो मेरा KDMC का मतलब था कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, KDMC का वो मतलब नहीं था, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इधर पे जो लोग रहते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है क्योंकि उधर पे खर्चा ज़्यादा होता है, महंगा थोड़ा उधर पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गांव में। ऐसा मान के सिटी कंपनसेटरी मतलब वो सिटी में रहने के लिए उनको अलग से दिया जाता है। टिफिन अलाउंस मैंने बताया था, खाना पीना। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अगर करता है तो। फैमिली अलाउंस ये भी देखेंगे आगे। फुल्ली टैक्सेबल, इसके ऊपर पूरी तरह क्या होता है, टैक्स लग जाता है, इसके ऊपर कोई छूट दिया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, स्टिल just see, first included under salary and then deducted is to be granted as per section 16 subsection 2। तो बोला है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला सैलरी में ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिडक्शन देंगे, डिपेंड करता है कि डिडक्शन उसको कौन सी बेसिस में देना है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है, समझ में। मूव ऑन टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ओके, ये पॉइंट्स एग्जाम में जाने के पहले एक बार देखना है, ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है, फॉर कन्वर्टिंग नेट सैलरी इनटू ग्रॉस सैलरी, इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी हैव टू ऐड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रोफेशनल टैक्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो TDS, प्रोफेशनल टैक्स, RPF का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय करेगा वो सारे ऐड करेंगे सैलरी में। नेट सैलरी को क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन आता है कभी कभी, नेट सैलरी रहेगा तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस करने के बाद ही इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, इसके लिए वो ऐड करेंगे। बिना अगर कुछ नहीं किया तो ये 3 तो पक्का ऐड करेंगे। ओके, TDS, प्रोफेशनल टैक्स, RPF, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, pension received by widow or family member of deceased person is taxable as income from other source, ठीक है। अगर पेंशन मिल रहा है कोई विधवा को या उसके फैमिली मतलब जो बंदा गुजर गया है उसके फैमिली मेंबर को या उसकी वाइफ जो विधवा हो चुकी है उसको मिल रहा है, तो गुजर चुका है, इसके लिए डिसीज्ड पर्सन लिखा है, ठीक है। तो इनको अगर मिलता है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन सैलरी हेड में नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में उसको टैक्स लगेगा। तो फैमिली पेंशन जो होता है फैमिली मेम्बर्स को मिलता है या उसके जो वाइफ रहेगी अगर जो बंदा गुजर गया, क्योंकि आजकल आए दिन न्यूज़ आप देख रहे हो कि आर्मी के लोग जो गुजर रहे इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया के देश की रखवाली करते हुए, उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं या उनके वाइफ को मिलते हैं जो विडो हो चुकी है होगी, तो वो आके क्या है
उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सैलरी करके टैक्स नहीं लगेंगे उसके ऊपर, हम लोग सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर इनकम मान के उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अभी जो भी गवर्नमेंट रूल है कुछ नहीं बोल सकते। LIC प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम एज पर केजी। हम लोग ने पढ़ा था LIC प्रीमियम अगर एम्प्लॉय का भरता है, कौन भरता है, कंपनी भरती है, समझ में, LIC लाइफ इंश्योरेंस, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल है। समझ में आ गया। हम लोग ने पढ़ा था हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं, समझा, LIC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लब फीस ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम एज पर गजेट। क्लब फीस अगर एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर दे रहा, मतलब क्लब में क्लब का यूज एम्प्लॉय करता है लेकिन उसका पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉय के लिए फायदा है और इसको टैक्सेबल पर गजेट माना है। समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पेएबल 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 बाय एम्प्लॉय बट पेएबल बाय एम्प्लॉय बट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल पर क्यूजिट। इनकम टैक्स, एक सेकंड दे दो, एक सेकंड मुझे दे दो, एक सेकंड में आया मैं। ओके, सब नेटवर्क इश्यूज। ठीक है, तो अभी देखो क्या दिया है, इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देना है एम्प्लॉय को, जो काम करता है एम्प्लॉय वो टैक्स देगा ना उसके सैलरी पे या जो भी देना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर उसका खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है, मतलब कंपनी पे करती है उसके बदले में, तो उसको माना जाएगा सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए उसने खर्चा किया है, और उसको परक्यूजिट बोलते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम उसको मिल रहा है कंपनी की तरफ से। मतलब जो भी एम्प्लॉय का खर्चा है अगर कंपनी उठाती है तो वो एम्प्लॉय का सैलरी माना जाता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर इसको बोलते हैं। मतलब एम्प्लॉय का जो लाइबिलिटी है वो पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, दैट इज कंपनी। तो एम्प्लॉय के लिए वो फायदा है और उसको सैलरी में ऐड किया जाएगा और सैलरी मान के उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी। Amount received by individual, any individual is treated as salary if employer-employee relationship or master-servant relationship exist। अगर कुछ भी पैसा, सैलरी, समझ, कुछ भी पैसा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में दिया जाता, लिया जाता है, और उनके बीच में रिलेशनशिप, दो जन के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो कुछ भी पैसा अगर मिलेगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, मतलब मास्टर से सर्वेंट को कुछ भी पैसा मिलेगा तो उसको सैलरी माना जाएगा। रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या मास्टर सर्वेंट का होना चाहिए। पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल। अगर कुछ भी पैसा मिला है या मिलने वाला है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से, वो टैक्सेबल रहेगा। मैंने बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी एम्प्लॉय, जो कंपनी का की पर्सन या की एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर या जो भी रहेंगे उनके ऊपर निकाला जाता है, तो उनको इसका बेनिफिट मिलता है और ये टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। ओके, उसके बाद बोला है सैलरी इंक्लूड्स एडवांस सैलरी, बोनस सैलरी, बोनस रिसीव्ड, वेजेस, arrears of salary, overtime salary, commission, annuity, gratuity, pension, allowance, etc., which is paid by the employer to his employee। मतलब सैलरी में एडवांस सैलरी, बोनस, वेजेस, एरियर्स, ओवरटाइम, कमीशन, एन्यूटी, ग्रेचुटी, पेंशन, अलाउंस, ये सारे आते हैं और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो टैक्सेबल है। समझ में। और इसके बाद बोला इन केस ऑफ स्कूल और कॉलेज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आर एग्जाम्प्ट। तो क्या बोला, अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉयर उनको क्या देता है, पैसा देता है उसके लिए, तो एग्जाम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा, एट 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। हर महीने 100 रुपये एक बच्चे के पीछे, ऐसे मैक्सिमम 2 बच्चे तक मिलेगा, ऐसा करके बोला है। समझ में। और वही बोला है इन केस ऑफ हॉस्टल एंड बोर्डिंग, अगर कोई बच्चा हॉस्टल या बोर्डिंग में पढ़ रहा है
Education allowance is exempt at the rate of 300 per month per child up to 2 children. तो एजुकेशन अगर स्कूल कॉलेज में लिया तो 100 रुपया एक बच्चे के पीछे मैक्सिमम 2 बच्चे को पर मंथ मिलेंगे, और हॉस्टल या बोर्डिंग्स में तो एजुकेशन अलाउंस कितने मिलेंगे, 300 रुपया हर महीने का पर हर बच्चे पे, ऐसा मैक्सिमम 2 बच्चे तक मिलेंगे. गेटिंग. नेक्स्ट पॉइंट नोट दिया, रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशनल फीस इज ऑलवेज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज. अगर एम्प्लॉय ने ये जो पैसा कंपनी से मिला है वो रिटर्न कर देगा, समझ में, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है. समझे क्या बोला? एम्प्लॉय अगर फीस भरता है, ठीक है, और वो पैसा कंपनी उसको रिटर्न दे देता है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा. ओके, तो बस आज के लिए इतना ही. आगे के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे. प्रॉब्लम इज रेडी. ओके, not an issue. Next lecture we'll see the problems. Okay, by the time I'm sharing this PDF. Okay, first of all you have to go through the whole concept. If you have any doubt, you can comment on the comment section. Okay, very important topic. This is going to be a very super important topic. Without this topic, okay, यूनिवर्सिटी डज नॉट मूव फर्दर. ये टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि आज के डेट में सैलरी के लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस को भी समझिए और इसको अच्छे से करना है उनको. ठीक है, तो एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई विल हेल्प. ओके, एनी questions if you want to ask, you can comment on the comment section. Okay, that's it for the day. We'll meet in the next lecture. Okay, by the time. Okay, bye for the day.